Prime Minister Narendra Modi, like you said, is a role model for many, all BJP leaders. आपके भी हैं रोल मॉडल. उनके अलावा कोई और हैं पार्टी में जो आपके रोल मॉडल हैं, द पर्सन दैट यू वुड लाइक टू एम्यूलेट? ऑफ कोर्स, देखिए नरेंद्र मोदी जी तो वो शख्सियत है, कई बार मैं उन्हें नेता नहीं मानती, संत मानती. वो संत जिन्होंने अपना जीवन, कोई संत होता है वो प्रभु की सेवा में, पूजा पाठ में अपना जीवन लगाता है, और ये हैं जो उन्होंने देश की सेवा को अपना पूजा पाठ माना. और भी बहुत सारे लोग हमारे यहाँ हैं जिन्होंने अपने अपने तरीके से पूरा जीवन लगा करके देश की सेवा करी. नितिन गडकरी जी उनमें से एक है. हमारे बाकी जितनी लीडरशिप को भी मैं कहूँ, अमित शाह जी, वो गजब का पर्सनालिटी है. उनका डिटर्मिनेशन, उनका जो डेयरिंग स्वभाव है, इतने बड़े बड़े निर्णय देश में हुए, आज टस से मस हिले नहीं वो. तो मैं मानती हूँ कि भाजपा में टैलेंट और डेडिकेशन भरा हुआ है, और ये जो है कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग जो हमारी पार्टी में होती है, वो है जो उनको पार्टी ने सींचा, उन्होंने हमें सींचा, और हम अपनी आगे वाली जनरेशन तैयार करें. तो इट्स ए हैंड होल्डिंग चेन. मैं I'm going to ask you a difficult question. If there is one leader that you would like to be, who would it be? And please don't say Modi ji, because everyone would want to be Modi ji. तो अमित शाह जी बनूंगी. आप अमित शाह बनना चाहेंगे? ऑफ कोर्स. He is like your second role model. डेयरिंग, मतलब निर्णय लेने की क्षमता है उनमें. वो जो कहते हैं वो कर देते हैं. रेखा जी, आपके परिवार के बारे में लोगों को बहुत कम मालूम है, लेकिन एक क्यूरियोसिटी भी है कि आपकी परिवार कितना बड़ा है, आपका परिवार, और कौन कौन है, उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगी? जॉइंट फैमिली है जी, बहुत बड़ी है. मेरे हस्बैंड के 4 भाई हैं, एक बहन है, मदर इन लॉ हैं घर में. मेरी अपनी फैमिली में मेरी मदर, मेरी 3 बहनें, 1 भाई. तो दैट वे फैमिली बहुत बड़ी है. और मेरी अपनी उसमें मेरी एक डॉटर है बड़ी, और एक बेटा है. दोनों पढ़ रहे हैं. बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, बेटी ने मास्टर्स किया है. तो सब लोग अपनी अपनी लाइन पे अपना वर्किंग कर रहे हैं. हस्बैंड भी, ही इज अ बिजनेसमैन, तो वो अपना बिजनेस कर रहे हैं. तो पूरा सपोर्ट मुझे फैमिली का हमेशा मिला है, और शायद इसीलिए मैं यहाँ तक पहुंच पाई. एक कहावत है अंग्रेजी में, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन. Behind every successful woman, who is there in your life? Is it your husband? Yes, of course. He did lot for me. बहुत बहुत. देखिए, आप जब समाज को समय देते हैं, या आप अपनी राजनीति में समय देते हैं, अपने कर्तव्य पे समय देते हैं, तो कहाँ से समय काटेंगे? फैमिली का समय काटेंगे. आज बच्चे दोनों क्योंकि पढ़ रहे हैं बाहर अपना अपना उसमें, तो मैं जो पहले रोज बात करती थी दिन में एक बार, अब मैं 3 दिन में एक बार, 4 दिन में एक बार कर पाती हूँ. तो समय तो उन्हीं का कट रहा है. हस्बैंड जिनके साथ शायद हम दिन में 1 घंटा भर बैठ के बातचीत कर लेते होंगे, तो आज 10 मिनट भी निकालने के लिए सोचना पड़ता है कि अभी रुकिए, फोन आएगा, तो कहेंगे अच्छा अभी बाद में बात करते हैं. तो वो समय जो फैमिली का होता है, वो एक जो घर की महिला अपने परिवार को अपने हाथ से बना के खाना खिलाएगी, उनके चाम पूरे करेगी, उनके लिए वो सब कुछ करेगी जो एक महिला को करना भी अच्छा लगता है और उसका फर्ज भी है, वो अब नहीं कर पाती मैं. तो किसका नुकसान हुआ? किसका अपने टाइम का टेल क्या? फैमिली का. तो ऑफ कोर्स उनका साथ, उनका डेडिकेशन जो है, वो आपके लिए बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है जो आपको आगे बढ़ाता है. What about your parents? Do you come from a traditional family? लेकिन आपको अगर बेटी को प्रोत्साहन देकर एक लीडर बनाया, तो it tells you a lot about the parents. नॉट एग्जैक्टली. मेरी माँ तो हमेशा कहती थी कि भाई ये राजनीति ना बनियों के बच्चों का काम नहीं. तो भाई शादी कौन करेगा? तो मैं क्योंकि यूनिवर्सिटी से अपनी इस फील्ड में आ गई थी, सोशल फील्ड में, कॉलेज का चुनाव लड़ी, दिल्ली यूनिवर्सिटी की जनरल सेक्रेटरी रही, फिर प्रेसिडेंट रही. तो जब जनरल सेक्रेटरी रही तब तक तो उन्हें नहीं मालूम था कि इतना बड़ा कुछ होता दिल्ली यूनिवर्सिटी. प्रेसिडेंट के टाइम उन्होंने कहा नहीं हमारी बेटी नहीं लड़ेगी, मना कर दिया पार्टी को. तो माँ तो उस तरह की थी जो हमेशा
नहीं चाहती थी कि कभी हूं, पर मेरे पिताजी को लगता था कि भाई अगर बच्चे को मौका मिला तो उसको करने दिया जाए, तो ही ऑलवेज स्टैंड विद मी, और मुझे उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया। माँ लड़ती भी थी, गुस्सा भी करती थी, उनको भी कहती थी कोई नहीं आप कर रहे हो ना, इसका साथ दे रहे हो, कल को आप ही भुगतोगे। तो पर वो हमेशा, मैं आज भी मिस करती हूँ उनको, मतलब ही इज नो मोर, कोविड के टाइम उनका डेथ हुआ। ओह आई एम सॉरी। तो मैं आज भी उनको याद करती हूँ कि आज वो होते तो बड़ा खुश होते। अब जॉइंट फैमिली में रहती हैं, शालीमार बाग में आपका घर है, तो जब आप सीएम नहीं थी तो आस पड़ोस में जो लोग थे उनके साथ उठना बैठना होता होगा, अब तो नहीं होता होगा, अब वो कैसे माहौल कैसे चेंज हो गया है? सब समझ पा रहे हैं इस बात को कि समय की अब अलग तरह की प्रायोरिटीज हैं। सब लोग मिस करते हैं, मैं भी उन्हें मिस करती हूँ, वो भी मुझे मिस करते हैं। और पर सबको बड़ी खुशी है कि जो ये बड़ी जिम्मेदारी मुझे मिली है उसमें मुझसे ज्यादा वो लोग खुश हैं। उन्हें लगता है कि भाई ये एक ऐसा डिसीजन हुआ है जो मेरी वर्षों की तपस्या का फल मिला, पार्टी ने मुझे रिकॉग्नाइज किया, एंड लोगों को लगता है कि ये कर पाएगी, ये काम करेगी, क्योंकि हमने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम किया, आज दिल्ली भर में हम अपने उस विजन को लाने के लिए, उस तरीके से काम करने के लिए लग गए, तो लोगों को भी अच्छा लगता है। मेरे सर्कल में, परिवार में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव्स में, एवरीबडी इज हैप्पी की आटे में नमक या दूध में पानी जो भी है, बिल्कुल। कोई 10% भी नहीं लगता आपको उन्होंने कुछ काम? 10% भी, आप जब जिस काम के लिए खर्चा आप कर रहे हैं 10 रुपए और उसकी एडवर्टीजमेंट में खर्चा करते हैं 100 रुपए, तो आप क्या बोलेंगे उससे? आपने जितनी योजनाएं शुरू करी, आपने पॉल्यूशन की बात करी कि ठीक है जी दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत है, खूब शोर मचाया, खूब उसके लिए एडवर्टीजमेंट निकाली, पराली, हम पराली की दवाई इजाद कर रहे हैं, वो पराली की दवाई को हम पंजाब को देंगे, हरियाणा को देंगे, पराली खत्म कर देंगे। इस एडवर्टीजमेंट में 25 करोड़ रुपए खर्च हुए, ठीक, पर वो पराली की दवाई बनी क्या? नहीं बनी। कुछ हुआ उसमें? नहीं हुआ। आज देश में कोविड का वैक्सीनेशन बन सकता है, इतना बड़ा काम हो सकता है जो वर्ल्ड में कोई कंट्री नहीं कर पाई, पर पराली की दवाई जिसके लिए आपने एडवर्टीजमेंट पे 25 करोड़ खर्च दिया, और उसके खर्चे पे तो न जाने कितना और किया होगा, परंतु हो नहीं पाया। ऐसे ही आपने कहा कि जी भाई प्रदूषण कम करना है, व्हीकलर जो पॉल्यूशन है वो कम करना है, तो क्या किया? क्या रेमेडी दी? ऑड इवन। अब ऑड इवन में खर्चा तो कुछ नहीं लगना था कि आपने एक आदेश निकाल दिया कि आज इवन नंबर की गाड़ी चलेगी, अगले दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलेगी, खर्चा कुछ नहीं हुआ। पर उसका एडवर्टीजमेंट में अगर आप 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, 80 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, व्हाट इज द यूज? अब इसको मैं आटे में नमक बोलूं कि नमक में आटा बोलूं? ऐसे ही उनकी हर योजना थी, एवरी योजना। मतलब मोहल्ला क्लिनिक आपने इतना टीआरपी क्रिएट किया, मोहल्ला क्लिनिक हमने पता नहीं क्या ही खोल दिया। क्या किया? पोटा कैबिन नालों के ऊपर, पोटा कैबिन कहीं भी सड़क के किसी कोने पे। आज उनकी स्थिति आप जाकर के देख लीजिए, वहां कोई डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, बस। और वो किताबों में इतना बड़ा सफेद हाथी आपने खड़ा कर दिया, किसी अपने कार्यकर्ता के यहाँ उसको किराए पे ले लिया, उस किराए का 1 लाख रुपए महीना का किराया दे रहे हैं, किसी को कुछ दे रहे हैं। सिर्फ पर्सनल लोगों को ऑब्लाइज करना, एक टीम ऐसी खड़ी करना जिसको आप पैसे देके फीड कर रहे हो और वो आपके लिए वर्कफोर्स है, वो काम उन्होंने किया। अदरवाइज जमीन पे जो होना चाहिए था, आज दिल्ली में कितना कुछ हो सकता था। ये 10 साल दिल्ली बैकफुट पे आ गई। आज हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पिछले 10 सालों में कोई फ्लाईओवर नहीं, सड़कें नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ आपने किया ही नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किया ही नहीं। और आप बातें कर रहे हो इतनी बड़ी बड़ी कि हमसे ज्यादा अच्छा एजुकेशन मॉडल किसी ने नहीं दिया, हमसे ज्यादा हेल्थ सिस्टम किसी ने दिया, जबकि हकीकत ये है कि हमारे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जरूरत की मशीनें भी नहीं है। तो अब क्या करने वाली हैं इन मोहल्ला क्लिनिक्स और या जो स्कूल जो हैं? सब चीजों को रेनोवेट किया जाएगा, उसको अप टू मार्क किया जाएगा और जनता के हित में उसको सुधारा जाएगा। आज 24 अस्पताल उन्होंने शुरू किए, करोड़ों रुपए उस पर खर्च कर दिए, पर आधे बने हुए 10%, 20% पे छोड़ के चले गए। मान लीजिए उसके ऊपर आपके 2000 करोड़ रुपए खर्च हो गए, पर आज उस 2000 करोड़ रुपए खर्चने की कोई वैल्यू नहीं है। आज की डेट में वो जितनी प्रॉपर्टीज है ये मांग करती हैं कि और उस पे 4000 करोड़ रुपए खर्चिए, तो भी वो वर्किंग कंडीशन में नहीं आएगी। इतनी आनन फानन में चीजों को उन्होंने विदाउट प्लानिंग किया। 7 अस्पताल कोविड के समय में शुरू किए, ये देख करके कि कोविड के समय की बेडिंग बढ़ा देंगे,
और आप उसमें आज मैं तो खुद जाकर के मैंने देखा, वो बिल्डिंग ऐसी है जैसे पोटा केबिन जैसी होती है। आपका लोहे का स्ट्रक्चर है, गाटर ठोक दिए और प्लेन फ्लोर्स आपने क्रिएट कर दी, 4 फ्लोर 5 फ्लोर। उन फ्लोर पे जाके देखिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मतलब कोई वहां टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, कोई नर्सिंग स्टेशन की व्यवस्था नहीं है, कोई और चीज नहीं है, केवल एक फ्लोर है। आप उसको कहां से अस्पताल बना देंगे? और उस पर करोड़ों रुपए खर्च कर चुके आप। यहां तक कि कई कई प्रोजेक्ट में तो आपने ठेकेदारों को पेनल्टी तक दी है 100 करोड़ रुपए की। कितना सरकार का आपने पैसा बर्बाद किया है, ये जस्ट ए क्राइम। उन्होंने It's a crime, you're saying. क्राइम किया है, दिल्ली की जनता के विश्वास की हत्या की है उन्होंने। जो फैसिलिटी आज कोविड के आपको मैं बताना चाहती हूं, कोविड के समय में आप क्या मानते हैं दिल्ली में कितनी डेथ हुई होगी? आप बताइए। कुछ हजारों में होगी। हजारों में होगी जी। शमशान घाट भरे हुए थे, क्रिमिनेशन हो नहीं पा रहा था, यानी हजारों में होगी। दिल्ली सरकार ने कितने लोगों को कंपनसेशन दिया है? 97 ओनली। केवल 97 लोगों को कंपनसेशन दिया गया है कोविड के समय का। क्या 97 लोग मरे थे? कि आज ऑक्सीजन की कमी के कारण जो एक झटके में सैकड़ों लोग मर गए थे, कौन जिम्मेवार है? कौन उसकी जवाबदेही देगा? उन्होंने मर्डर किया, क्राइम किया, कोई उसकी भरपाई नहीं है। उनको सजा कानून देगा। सीएजी रिपोर्ट ने तो केवल खुलासे किए, सजा तो उनको कानून देगा। रेखा जी, ये जो मोहल्ला क्लिनिक के बारे में एक और सवाल है, इसको आप ठीक करने वाली हैं, कितना टाइम लगेगा इन सबको देखिए, हमने रेक्टिफाई करने टाइम में? बाउंड तरीके से सबसे पहले हमने इस साल 100 आरोग्य मंदिर लिए हैं। हम उसको एक नए फ्रेमवर्क के साथ में जन आरोग्य मंदिर उसमें करेंगे। अभी तक मोहल्ला क्लिनिक में केवल आपको बुखार है तो आपने पैरासीटामोल दे दी, आपको इतना भर आपको इलाज मिल रहा था, उसमें कोई आपका किसी भी तरीका उससे बड़ी वाली कोई भी ट्रीटमेंट थी वो नहीं मिल रही थी। पर जन आरोग्य मंदिर को हम उससे बेटर फैसिलिटीज के साथ में, उससे बेटर जिसमें आपका इलाज भी हो और उसमें आपका प्रिवेंटिव भी हो, उसमें वैक्सीनेशन भी हो, इन सारी चीजों को लेकर के उनको बनाएंगे। और वो भी परमानेंट स्ट्रक्चर के साथ में, परमानेंट बिल्डिंग्स में। ये नहीं नाले पे खड़ा कर दिया, कहीं और खड़ा कर दिया, नहीं। हम लोग उसको इस तरीके से डेवलप करेंगे ताकि उसका पूरा लाभ जनता को मिल सके। चुनाव के तुरंत बाद आपकी पार्टी में कई लोग थे जो दावेदार थे सीएम की पोस्ट के लिए, आप चुनी गई। आज जो दावेदार जो थे वो आपके कैबिनेट में हैं, तो उन लोगों के साथ काम करवाने में कुछ झिझक होती है? आपको सहयोग मिल रहा है जो आप चाहती थी, चाहती हैं? 100% पूरा सहयोग मिलता है। हमारी पार्टी का वर्क कल्चर अलग तरीके का है। हमारे भारतीय जनता पार्टी में संगठन की रीति नीतियां हैं, और संगठन में जब निर्णय हो जाता है तो सब एक मुश्त उस काम को करने में लग जाते हैं। और हम तो टीम नरेंद्र मोदी हैं। मोदी जी का विजन दिल्ली के लिए लागू हो, दिल्ली विकसित दिल्ली बने, ये हम सबका एक कॉमन एजेंडा है। तो जब जो तय होने वाला चीजें थी वो हो गई, अब हमें अपनी अपनी जिम्मेवारी मिल गई। नाउ वी आर ए टीम, और बहुत ही अच्छे माहौल में एक दूसरे के साथ में जोड़ करके हम लोग काम कर रहे हैं, और the result will be very good. So you don't expect any backbiting or nothing, not even a single person. कुछ मतलब ही नहीं है। आज उल्टा हमसे कोई कमी रह जाए तो हमें संभालने के लिए वो लोग हैं, उनसे कोई चीज हो जाए तो मैं उन्हें बताने के लिए हूं। तो वी आर ए टीम।